सुप्रभात बच्चों। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी ये पढ़ रहे हैं आप, और इसमें पृष्ठ संख्या 6 का एक पैराग्राफ हो चुका था कि वो अपनी पत्नी के बारे में यशोधर बाबू कुछ टिप्पणियां करते हैं और ये भी जानते हैं कि समाज में उनका अपना मजाक उड़ रहा है। तो अपनी पत्नी के पहनावे से वो खुश नहीं हैं और कहते हैं कि इस उम्र में इस तरह के कपड़े जो तुम पहनती हो अपने बच्चों के कहने से ये कोई अच्छी बात नहीं। शान्याल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुआ से लोग करें तमाशे, इत्यादि बातें वो अपनी पत्नी को कहते हैं। लेकिन ये भी स्वीकार करते हैं कि तमाशा उनका ही बनता है ऐसा करने पर। अब यहाँ से आज आपका आरंभ होता है पाठ। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। तो किशनदा जो थे उनके आदर्श थे। कृष्णानंद पांडे उनका पूरा नाम था। किशनदा उनको कहा करते थे वो सारे जो उनके साथ में रहने वाले थे। तो जब वो वापस आ रहे हैं अपने कार्यालय से बिरला मंदिर और सब्जियां वगैरह खरीदने के बाद, तो रास्ते में किशनदा का क्वार्टर है। उस क्वार्टर के सामने खड़े होकर के अपने उस जीवन आदर्श का स्मरण करते हैं, एक गहरी सांस छोड़ते हैं और विचार करते हैं कि किशनदा सही थे कि उन्होंने विवाह ही नहीं किया था। विवाह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, घर गृहस्थी की टेंशन से कम मुक्त थे और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए डेडिकेट कर दी थी। तो मैं भी ऐसा ही करता तो बेहतर रहता, अच्छा रहता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। फिर उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि किशनदा बुढ़ापे में बड़े दुखी रहे क्योंकि वो बाल जति थे। बाल जति का मतलब बिना बच्चों के थे। तो अब वो ये भी सोचते हैं कि यार नहीं, बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वृद्धावस्था में हर व्यक्ति को एक जवान सहारे की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए बच्चों का होना ज़रूरी है क्योंकि आज का समाज इस तरह का है कि चाहे आप किसी पे कितने ही उपकार कर लो, जब आपका मरने का समय नज़दीक आता है तो फिर आपका कोई भी साथी नहीं रह जाता। साथ देते हैं तो केवल अपने बच्चे साथ देते हैं, और ये अनुभव उनका किशनदा को लेकर हुआ। बताएंगे आगे कि मामला था क्या, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, ये दिल्ली के बहुत अच्छे इलाके माने जाते हैं, पॉश कॉलोनी है। हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश सब जगह अब फ़िलहाल मेट्रो स्टेशन है इन्हीं के नाम से। ग्रीन पार्क भी मेट्रो स्टेशन है, हौज खास भी और कैलाश भी। तो ये बहुत ही उच्च कोटि के इलाके हैं दिल्ली के। तो उनके सभी तमाम साथियों ने कहीं ना कहीं इन इलाकों में ज़मीन खरीद ली थी, मकान बनवा लिए थे, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। यशोधर बाबू ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा। अच्छा, ये जो चल रहा है किशनदा के लिए चल रहा है। किशनदा के तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश आदि जगह पर ज़मीन ले ली थी, अपने मकान बनवा लिए थे, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। किसने? किशनदा ने, कि ज़मीन भी खरीदूं, मकान मेरा अपना होना चाहिए। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। तो उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से, ये बात इसलिए कही है लेखक ने कि जब एक ज़माना था जब पहाड़ यानी उत्तराखंड जो वर्तमान में है, यहाँ से जाने वाले लोग उनके यहाँ शरण पाते थे, किशनदा के यहाँ शरण पाते थे, उनके यहाँ रुकते थे, महीनों सालों रुकते थे।
उनके क्वार्टर पे, और वो सबको बड़ा केयर करते थे, बड़ा ध्यान रखते थे, सबके ऊपर उनके उपकार थे, तो सब लोग उनसे उपकृत थे। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो किसी ने भी जो उनके उपकार से वहाँ रुके थे कभी पहले, आज कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं हुआ जब वो रिटायर हुए। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए। यशोधर बाबू तो उनको अपना आदर्श मानते थे, अपना गुरु मानते थे, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा प्रपोजल उनके सामने नहीं रखा कि अब रिटायर होके कहाँ जाना, मेरे साथ ही रुक जाओ। कारण ये था यशोधर बाबू की मजबूरी क्या थी, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। 3 परिवारों में 2 उनके ताऊ के लड़कों के परिवार, जॉइंट फैमिली थी, इसलिए वो भी वहीं रहा करते थे। उसी समय किशनदा रिटायर हो जाते हैं, तो इतने बड़ी फैमिली जब उन क्वार्टर में थी 2 कमरों के में, तो मुश्किल था कि वो किशनदा के सामने ये प्रस्ताव रख पाते। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, पैतृक गांव में चला गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए कितना दुखद है कि वो व्यक्ति जो दिल्ली में इतने लोगों को सहारा देता था, उसको सहारा देने वाला दिल्ली में फिर कोई नहीं था। तो समय बदल रहा है बच्चों, वो किशनदा का टाइम था, अभी ये यशोधर बाबू का टाइम है। तो अपने अपने समय में लोग अपने अपनी जो कल्चर हैं, परंपराएं हैं, उनका निर्वहन करते हैं। और बच्चों के डर से यशोधर बाबू ने उनके सामने ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ रह लो। तो गांव लौट गए और गांव में भी क्या हुआ, वहाँ पे उनकी कोई केयर देखभाल नहीं हुई और 1 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। अब 60 साल में रिटायर हुए होंगे, 61 साल 62 साल से पहले ही वो चल बसे। ज़्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा किशनदा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई। किशनदा ये नहीं कि कोई बीमारी हो गई हो इसलिए मर गए हों, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। अब एक सत्य आपको बताता हूँ मैं कि जो सरकारी आदमी होता है उसका अधिकांश समय एक ऐसी संस्कृति के बीच बीतता है जब वो कार्य करने में लगा रहता है। और जिस आदमी ने 30-35 साल एक ही तरह का कार्य किया हो, अचानक उसको ये कह दिया जाए कि बस अब ये काम छोड़ो, आप तो रिटायर हो गए, घर चले जाओ, अब उस आदमी का मन नहीं लगता बाकी के कामों में। कोई भी व्यक्ति जिस काम को करता है उस व्यक्ति का मन उसी काम में हमेशा लगता है। तो 30-35 साल तक जो व्यक्ति एक ही तरह का काम करता रहा, अचानक उसका रिटायरमेंट हो जाता है और वो घर चला जाता है, उसको उस तरह का काम करने का फिर अवसर नहीं मिलता, तो उसका मन घर में नहीं लगता। तो इस कारण से वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और थोड़े दिन बाद वो सूखता मुरझाता चला गया और मर गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, लेखक उसके गांव में गया, पता चला लेखक को, इसको यशोधर बाबू को, कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो यशोधर बाबू उसके गांव में जाते हैं और गांव में जाने के बाद यशोधर बाबू ने पूछा, भाई किसी से पूछा जो उनके परिवार के थे, कुटुंब के थे, कि हुआ क्या इनको इतनी जल्दी कैसे। तो उस आदमी ने जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। अब ये इतना उदासीनता भरा जवाब था कि उस बिरादर को, उस कुटुंब के आदमी को ये तक नहीं पता चला कि उनकी मृत्यु किस वजह से हुई। और उन्होंने बड़ी इग्नोर करते हुए जवाब दिया कि हमें क्या पता क्या हुआ, मर गया, अब मर गया तो मर गया, अब हमें क्या पता क्यों मराए। तो अब ये चीज़ थोड़ी सोचने की है। यशोधर बाबू इस चीज़ को सोचने लगे कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। अब जो हुआ होगा पे भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते, बुढ़ापे में उनका कोई संगी साथी नहीं बनता, और जब रिटायर हो गया आदमी अकेला, अब कल्पना करिए आपके वो आदमी अकेला है, उसका कोई और नहीं है परिवार में, ओनली वन, और वो जाके अपने गांव में रहने लगे और गांव वालों के साथ में उसका ज़्यादा संपर्क नौकरी करते समय रहा नहीं होगा, या गांव वाले जो उसके कुटुंब वाले हैं वो इस बात को लेकर नाराज़ होंगे कि यार इसने दिल्ली में रह के इतना पैसा कमाया, हमें कभी कुछ भेजा नहीं, दिया नहीं, तो कौन उसकी केयर करता वहाँ बुढ़ापे में जब वो रिटायर हो गया था। तो यशोधर बाबू सोचते हैं कि भाई बाल बच्चे होने बड़े ज़रूरी हैं, विवाह भी होना चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए। यदि बच्चे नहीं होंगे तो मौत पता किस बीमारी से होती है, जो हुआ होगा से मौत होती है, और जो हुआ होगा मतलब लोगों की कोई भी आपको सहानुभूति या केयर नहीं मिल सकती। यह जानते हैं यशोधर बाबू। यशोधर बाबू की समझ में ये बात अच्छे से आ गई थी
कि बाल बच्चे होने ज़रूरी हैं, नहीं तो ऐसे ही मर जाओगे जैसे किशनदा मरे। बच्चों का होना भी ज़रूरी है, ये बात समझ में आ गई। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। ये जानते हैं यशोधर बाबू कि मेरे बच्चे मनमानी करते हैं और ऐसे संकेत उनको मिलने लगे थे कि बुढ़ापे में आपको बच्चे कोई सुख नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किशनदा से सुनी ही यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गधा पचीसी यहाँ पे जो टर्म दी गई है वो दी गई है कि जो टीनेज होती है उसमें कोई अपने माँ बाप की सुनता है क्या, तो करे जो कुछ करे। इस बात की टेंशन माँ बाप को भी नहीं लेनी चाहिए कि वो टीनेज वाला बच्चा उसकी बात जो नहीं मान रहा है उसको लेकर के ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की हैं। तो यशोधर बाबू ने जो किशनदा का रूप देखा वो यही देखा कि वो एक बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उन्होंने कभी कोई जीवन में गलती नहीं करी होगी, लेकिन यशोधर बाबू को खुद किशनदा ही बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जवानी में मैं ही कौन सा कम था, 50 किस्म की खुरापात किया करता था, जैसे ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो का सिनेमा देखाना, यानी पिक्चर हॉल में घुस जाता था खिड़की से। तो ऐसा कौन सा कर्म है जो तुम्हारे किशनदा ने नहीं किया। तो किशनदा अपने जवानी के दिनों की सारी बातें हरकतें बताते थे यशोधर बाबू को। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और यशोधर बाबू को किशनदा कहते थे कि भाई ऐसा है, बच्चों के बारे में टेंशन मत लिया करो, बच्चों के बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो अपने मन की करेंगे और मन की करेंगे, जब जिम्मेदारी सिर पे आएगी तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। हर आदमी जो होता है जब तक माँ बाप बैठे रहते हैं तब तक वो अपने मन की करता है, लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं तो फिर खुद ही सुधर भी जाता है। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं कि जब जिम्मेदारी सिर पे पड़ेगी तो ठीक हो जाओगे। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। अब उनको ये भी लगता है कि किशनदा ही जब इस बात को कह रहे हैं कि वो इस तरह के थे, तो निश्चित रूप से अगर 10वीं में पढ़ते हुए, जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था उस समय अगर मेरे पिताजी का देहांत ना होता तो शायद हो सकता था कि मेरे बच्चे जैसे हैं मैं भी उनके जैसा ही अपनी उस टीनेज में होता। तो पिताजी उनके गुजर गए थे कब, जब वो 10वीं में पढ़ते थे यशोधर बाबू। तो जिम्मेदारी उनके सर पर जल्दी ही पड़ गई, तो जल्दी ही वो जिम्मेदार इंसान भी बन गए। जब तक बाप है तब तक मौज कर लें, यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया मतलब गुस्से में आकर के तंज कसते थे अपने बच्चों पे, कहते थे ओए जब तक मैं बैठा हूँ तब तक ऐश कर लो, और जब मैं चला जाऊँगा ना फिर देखता हूँ कौन सी ऐश करोगे। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है। जब पिताजी इस बात को कहते थे बच्चों के सामने, यशोधर कहते थे, तो उनके चेहरे पर एक भाव आता था कि बाप को सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है, कि उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि अच्छी बात है कि मेरे बच्चे कम से कम मौज मस्ती तो कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो सनाथ हैं। सनाथ मतलब अनाथ का विलोम। मेरे बच्चे अनाथ नहीं हैं, मैं उनके साथ में हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, तो उससे मेरे बच्चे कम से कम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी तो रहे हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। तो लोग मेरे बारे में चाहे जो सोचे, यार ठीक है मेरे बच्चे हैं, सुलझे हुए हैं, मुझे दुनिया से क्या मतलब। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा यानी यशोधर बाबू ने DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है। तो बच्चे अक्सर उनसे कहते हैं कि पापा जी आपने बहुत बड़ी गलती की है जो एक अपना फ्लैट नहीं लिया। DDA के फ्लैट सरकारी कर्मचारियों को मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन आपने नहीं लिया। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग हैं जो मकान बनाते हैं और सयाने हैं उनमें जो रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि किराए के मकान की क्या प्रॉब्लम है, किराए के मकान में रह लेंगे, और जिसने मकान बनाया वो बेवकूफ़ और जिसमें रह रहा है वो होशियार। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, और जब सरकारी नौकरी चली जाए तो रिटायर होने के बाद गांव का अपना पुश्तैनी घर। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।